2 दिन पहले लोकसभा में पीएम मोदी ने इस बार 370 सीटें जीतने का दावा किया और एनडीए को 400 पार बताया था। इसी से विपक्ष में हड़कंप मच गया था कि बॉस नरेंद्र मोदी तो संसद में खड़े होकर 370 का दावा ठोक दिए और अब की बार 400 पार एनडीए के लिए बोल दिए। लेकिन आज तो राज्यसभा में पीएम ने इससे भी बड़ा दावा कर दिया, जिससे विपक्ष की रही सही उम्मीद भी न सिर्फ इस बार खत्म हो जाएगी, बल्कि 2024 के आगे भी विपक्ष के हाथ कुछ आने वाला नहीं दिख रहा। क्योंकि आज पीएम ने अपने तीसरे टर्म का एजेंडा बता दिया बॉस राज्यसभा में खड़े होकर कि तीसरा टर्म मतलब मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, काम क्या क्या करूंगा तीसरे टर्म में वो पूरी लिस्ट गिना दी भाई नरेंद्र मोदी ने आज। ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि सदन में खड़े होकर चुनाव से पहले अगले टर्म में क्या करूंगा बता दे। यह प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास ही है, जिसके दम पर वो चुनाव से पहले ही अपने तीसरे कार्यकाल का ट्रेलर पूरे देश को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा, विकसित भारत की नींव और मजबूत करेगा। भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में भारत का डंका बजेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत सबसे आगे होगा। और ये तो आपको कुछ पॉइंटर्स बताए। इसके अलावा पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा वो आपको सुनवाता हूं, उनकी डिटेल भी बताता हूं। दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बनना था। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंस से लबरेज बता रहे हैं कि अब अगले 5 साल में क्या करके दिखाऊंगा देश को। मोदी की गारंटी अगले 5 साल के लिए क्या है? पीएम मोदी की ये बातें विपक्ष की न सिर्फ 2024 के चुनाव में, बल्कि आगे की उम्मीदें भी खत्म कर रही। क्योंकि आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कह दिया कि मोदी की जो गारंटी चल रही है वो चलती रहेंगी। गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलती रहेगी, ये नरेंद्र मोदी ने कह दिया। 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती रहेंगी। किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी। गरीबों को पक्के घर मिलते रहेंगे। नल से जल योजना की गारंटी जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो मिलता रहेगा।
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस पर विपक्ष सवाल पूछता है, जब इतने लोग गरीबी से बाहर आ ही गए बॉस, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज किस बात का फ्री में दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी वजह भी बताई। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा और क्यों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज भी मिल रहा है, अगर गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। ये नरेंद्र मोदी ने इसकी वजह बताई और कहा कि किसी को बुरा लगता है तो लगे, मैं दूंगा अभी ये अनाज फ्री में। सुनिए पीएम ने क्या वजह बताइए। आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों? कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज़्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूत, ताकि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। पीएम मोदी तो खुलकर खेल रहे हैं बॉस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे में नरेंद्र मोदी से लड़ना विपक्ष के बस की बात तो नहीं दिख रहा, और कम से कम मौजूदा विपक्ष जिसके पास न दिशा है न दशा है। इसलिए विपक्ष खास तौर पर राहुल गांधी ने नया मुद्दा निकाल लिया, आरक्षण बढ़ाने का। आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा 6 फरवरी यानी कल ही राहुल गांधी ने नया दांव चलते हुए कहा कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर आरक्षण की 50% की सीमा भी हटा देंगे। यह कांग्रेस की गारंटी है। राहुल गांधी आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि यह सीमा किसी सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से तय हुई है? सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोली है और उसके फैक्ट्स आपको बताऊंगा। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। 70-75 साल देश को हो गए आजाद हुए, उसमें से मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार रही। आरक्षण होने के बावजूद पिछड़ों को, दलितों को क्या मिला, इसको आज तक चेक नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 50% की सीमा जो है वो उसको भी खत्म कर देंगे। अरे बॉस, चुनाव जीतने के लिए क्या 100% आरक्षण कर दीजिएगा क्या देश में? लेकिन कांग्रेस के इस नैरेटिव की पीएम मोदी ने ही आज राज्यसभा में हवा निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग कभी आगे बढ़े। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी भी राज्यसभा में पढ़कर सुनाई, जिसमें नेहरू ने देश के तब के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए लिखा था कि वो किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते, खास स्तर पर नौकरी में आरक्षण तो बिल्कुल नहीं चाहते। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह आरक्षण के मुद्दे पर नेहरू की चिट्ठी पढ़कर कांग्रेस की पोल खोली। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर
नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के जिस लेटर का जिक्र राज्यसभा में किया, आपको उस चिट्ठी के बारे में विस्तार से बताता हूं। यह चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को लिखी थी, और इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण के मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी राय बताई थी। उस चिट्ठी की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, उसके लिखे हुए लेख दिखा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की यह चिट्ठी आप लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर 1947 टू 1964 वॉल्यूम 5 में पढ़ सकते हैं। इसके पेज नंबर 456 पर नेहरू की चिट्ठी के बारे में लिखा है, जो उन्होंने उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। इस चिट्ठी में नेहरू ने आरक्षण को लेकर जो कुछ भी लिखा है वो कांग्रेस के नेताओं को भी पढ़ना चाहिए, खास तौर पर राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, जो लगातार आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं, खासतौर पर नौकरी में आरक्षण को तो बिल्कुल नहीं। नेहरू ने आगे लिखा कि वो हर उस चीज के खिलाफ हैं जिससे अक्षमता को और लो स्टैंडर्ड को बढ़ावा मिले, लेकिन अगर हम धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देंगे तो काबिल लोगों को पीछे कर देंगे और हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे के बने रहेंगे। नेहरू ने लिखा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि धर्म के आधार पर आरक्षण का बिजनेस कितना आगे जा चुका है। हम हमेशा पिछड़ों की मदद करें, लेकिन क्षमता से समझौता किए बिना, क्योंकि दूसरे दर्जे के लोगों के साथ हम पब्लिक सेक्टर या कोई और सेक्टर कैसे खड़ा कर पाएंगे। ये थी नेहरू की चिट्ठी की वो बातें जो आज तो पीएम मोदी ने आधी बताई, हमने आपको पूरी चिट्ठी पढ़कर बताई। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोलने के बाद पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने किस तरह का सलूक किया था। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी दोनों ही पिछड़ी जाति से आते थे और कांग्रेस ने दोनों को अपमानित किया और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ कैसा बर्ताव किया था। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को छाड़ दिया। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। आप देखिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, जो दोनों ही पिछड़ी जाति से आते थे और जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में किया। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाने की साजिश की थी। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने बंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अंबेडकर को हराने की पूरी कोशिश की थी।
इसका परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर 1952 का लोकसभा चुनाव हार गए। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, फिर कांग्रेस ने जीते जी भारत रत्न क्यों नहीं दिया? बाबा साहब अंबेडकर को उनके निधन के 34 साल बाद भारत रत्न मिला, जब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया था, वो भी आपको याद दिलाता हूं। सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन आरोप लगते हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को अपमानजनक तरीके से हटाया गया। 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना तय हुआ। आरोप है कि इसी दिन सीताराम केसरी को जबरन अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सीताराम केसरी की नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दी गई। सीताराम केसरी को पार्टी दफ्तर के बाथरूम तक में बंद कर दिया गया कहा जाता है। और ऐसे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी के साथ बदतमीजी भी की, जिससे उनकी धोती खुल गई। यह हुआ है सीताराम केसरी के साथ, यह हुआ है अंबेडकर के साथ। और पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पाठशाला में। यानी कांग्रेस चाहे आरक्षण को लेकर माहौल बनाए, चाहे जातिगत जनगणना के जरिए पिछड़ों की बात करे, जैसे ही नरेंद्र मोदी कांग्रेस का इतिहास सामने लेकर आते हैं, कांग्रेस की पोल पट्टी खुल जाती है।